हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का प्लेटफॉर्म प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट। और आज इसमें हम लोग सेट नंबर 215 का पूरी तरह से रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था। तो यह भाग्यभद्र के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। हेलियोडोरस यमन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत था और इसी के द्वारा ही यानी हेलियोडोरस के द्वारा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया गया था। अगर बात करें दशरथ का, तो यह अशोक साम्राज्य का पोता है। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो एक का आपका 2 नंबर सही था, भाग्यभद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसे चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर जाकर के 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ का वायसराय बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया था। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो म्यांमार की राजधानी नाइपियाड है, 2 नंबर सही है, बाकी आपका दोनों ऑप्शन गलत है। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नहुम पेन, और ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। बंदर सेरी ब्रुनेई की राजधानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वार्षिक बजट का जिक्र किया गया है। जो प्रत्येक वर्ष जो बजट पेश किया जाता है, वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, उसी का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 118 का जिक्र संसदीय समिति बनाने की प्रक्रिया संबंधी नियम के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 116 में लोक लेखा समिति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया जाता है। एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह या बैच में संशोधित किया जाता है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। जब आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते होंगे तो एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सभी का ऑप्शन आता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और गुलाम वंश की स्थापना संस्थापक की अगर बात करें तो वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। चलिए अगला प्रश्न है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना किया गया है। तो गैट का पूर्ण रूप क्या होता है। गैट का फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सम्राट अशोक के बारे में से इन तीनों ऑप्शन में से कौन है जो गलत है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से बिल्कुल सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, यह अशोक का विरोधी था। तो यह गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यह अशोक का विरोधी नहीं था क्योंकि चाणक्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है, अशोक के समय से नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर गलत है। बाकी अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इसमें से 1 और 3 सही, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की थी
जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन तो यहाँ पर सही है, लेकिन 1929 में नहीं बल्कि यह 1926 में किया था। यहाँ पर 1929 गलत है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका गलत था। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अवध। अवध के नवाब पर यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 19 नंबर में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। केपलर, केपलर के द्वारा ग्रहों की गति को नियम केपलर ने दिया था। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया है। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण दिया गया और हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का खोज किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, ग्रहों के गति नियम को केपलर ने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का खोज हर्ट्ज के द्वारा दिया गया है, विलियम हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है उसके द्वारा उत्पन्न ग्लूकोज मंड के यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, संचित होता है। 20 का 2 सही हो जाएगा। हैवर विधि का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? हैवर विधि का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। 21 का 2 नंबर है। चलिए देखिए 23 नंबर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग डीएनए खंड प्रवर्धन के लिए किया जाता है। 23 का 2 नंबर सही है। पीसीआर का उपयोग डीएनए खंड का प्रवर्धन करने के लिए किया जाता है। चलिए चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न है और हम अगर कहें तो लगभग हर एक सेट में, प्रत्येक सेट में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न रहा है। तो इसमें कथन और अभिकथन के रूप में दिया गया, कारण के रूप में दिया गया। अभिकथन में कहा गया कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सफल किसान सत्याग्रह है और यह आंदोलन मुख्य रूप से तीनकठिया प्रथा के विरोध में था और जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि का 3/25 हिस्सा नहीं 3/20 होगा यहाँ पर, यानी 20 कट्ठे जमीन अगर है किसी के पास तो उसे 3 कट्ठे पर 3 हिस्से पर नील की खेती करना बाध्य था। तो इसमें से आपका केवल 1 नंबर सही है और आर गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता है और इस अधिनियम को, इस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगर देखिए अगर 81 यहाँ पर निरस्त में अगर आपको डाउट हो तो लूसेंट में 81 और 82 दोनों दिया गया, तो कुछ जगह 81 कुछ 82 दिया गया है, तो आप इसे 81 ही मान के चले। अगर जहां पर अगर ऑप्शन में अगर 81 आएगा तो 81 ही रहेगा, 82 नहीं होगा, और जहां 82 रहे तो सिर्फ 82 ही होगा, इसलिए इस पर डाउट नहीं करना है। कुछ डेट के लिए कंफ्यूजन रहता है, ठीक, तो अपने विवेक पर उसे अनुसार आंसर को क्लिक करें। तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अभिकथन में कहा गया कि बिहार का उत्तरी मैदान में खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का विस्तार अधिक, यानी बिहार के उत्तरी मैदान में खादर मिट्टी का विस्तार अधिक है जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछाती है जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो 36 में ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसमें से घाघरा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, घाघरा। अगला प्रश्न सूची 1 का 2 का मिलान करना है। इसमें एक तरफ संगठन दिया गया और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया। स्वदेशी सेवक होम, स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैनकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और INA यानी आजाद हिंद फौज की का मुख्यालय रंगून में है। तो 40 का आपका सभी ऑप्शन का आंसर आमने सामने ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 41 का देख लेते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है कि सोमेश्वर और दून श्रेणियों में
आर्द्र पर्णपाती वर्ण पाए जाते हैं जिसमें साल वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है। कैमूर के पठारी क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में शुष्क पर्णपाती वर्ण अधिक मात्रा में मिलता है, जिसमें खैर, पलाश, अम्लतास आदि पौधे प्रमुख हैं। तराई क्षेत्रों में सघन सदाबहार वनों का विस्तार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 1 और 2 सही, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः किस क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है? तो यह बड़े कस्बों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना किया जाता है। 42 का 3 नंबर हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से हो जाएगा। 43 का 3 नंबर सही है। चलिए 44 नंबर है, बिहार से प्रश्न है। बिहार में विधान परिषद के गठन और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। बिहार उन कुछ भारतीय राज्यों में से है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी भारत में 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधान परिषद है। इसके कुछ सदस्य स्नातक निर्वाचक क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से चुने जाते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसके सभी सदस्य राज्यपाल द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें से आपको केवल 1, 2, 3 ऑप्शन सही, बाकी चौथा ऑप्शन गलत है। इसके सभी सदस्य राज्यपाल के द्वारा नहीं, बल्कि राज्यपाल के द्वारा केवल 1/6 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें से 3 ऑप्शन सही, बाकी चौथा ऑप्शन आपका गलत है। चलिए देखते हैं 51 नंबर से। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, जन्म लेता है, उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। 51 का 3 नंबर है, सेप्रोफाइट। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करता है। 52 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधि यानी रोग के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ टेस्ट किया जाता है? तो यह मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यही प्लेसेंटा का मुख्य रूप से कार्य है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? CDFD यह हैदराबाद में स्थित है। 55 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुमाशय के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? इन दोनों के बीच के संधि को सिनेप्स कहा जाता है। 56 का 3 नंबर हो जाएगा, सिनेप्स। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे, मेंबर चुने गए थे? तो यह 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में इनका चुनाव हुआ था, दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1651 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना हुगली नदी के किनारे किया गया था। 68 का 1 नंबर हो जाएगा, हुगली नदी। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, किससे? तो जो प्रायद्वीपीय फैलाव होता है, भूमि का फैलाव होता है, वो पूरी तरह से जल से घिरा होता है। जल से, इसका 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है, तो मध्य प्रदेश MP हो जाएगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। 71 का 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संघ और केंद्रीय सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उपयोग भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के द्वारा किया जाता है। 72 का 2 नंबर सही हो जाएगा। और नियंत्रण महालेख परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 में इसका जिक्र किया गया है। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में GST लागू करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा असम। असम के द्वारा ही सर्वप्रथम GST को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें से राज्य सूची से संबंधित कौन सी है? तो वह हो जाएगा बाजार और मेला। बाजार मेला राज्य सूची का विषय
है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्यापित विड्रॉ किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जिक्र हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द जीएफसीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल परफॉर्मेंस। 76 का 1 नंबर सही हो जाएगा। क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है? जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? इन चारों ऑप्शन में से कांच अक्रिस्टलीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तु समान गतिज ऊर्जा से चलयमान हो तो उनका वेग का अनुपात क्या होगा? तो वेग का अनुपात 2:1 हो जाएगा। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपर और नीचे भाग में कौन सा होता है? तो द्विफोकल लेंस में ऊपर की ओर अवतल और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो कोई भी प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। देखिए ये है आपका सघन माध्यम कांच है, तो सघन माध्यम से अगर यह विरल माध्यम यानी बाहरी प्रवेश में जाएगा तो ये अपने अविलंब से यह थोड़ा दूर हट जाएगा। ये देखिए अविलंब से थोड़ा ये दूर भागेगा, ठीक है। तो 88 का 1 नंबर सही है। हम प्रत्येक सेट में आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को स्किप करते हैं, सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी प्रश्नों का ही डिस्कशन करते हैं। तो बीच बीच में हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो उसे ये नहीं सोचना है कि हम क्वेश्चन को छोड़ दे रहे, नहीं, बल्कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को ही सिर्फ हम छोड़ते हैं। चलिए आ गया जनगणना से प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। और अभी देखिए जनगणना 2011 के बाद कोई भी जनगणना हुआ नहीं है। 2027 की जनगणना स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, ठीक, और यह पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगा और विश्व का पहला डिजिटल जनगणना कराने वाला देश भारत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 102 नंबर। 1931 के दुमका राजद्रोह पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा करने वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवक वकील ने किया था जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो हो जाएगा श्री कृष्ण बल्लभ सहाय। 1 नंबर सही है, कृष्ण बल्लभ सहाय। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जो निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे चारों शहर शामिल है? तो वो 4 शहर है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 नंबर सही है। 106 में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। एक फोन कैसी हवा है? तो यह गर्म स्थानीय हवा है, 4 नंबर हो जाएगा। चिनूक बर्फ खाने वाली हवा है, 3 नंबर है बर्फ खाने वाली हवा। मिस्टल यह ठंडी स्थानीय हवा हो जाएगा। कोल्ड लोकल वाइंड घाटी हवा या दैनिक हवा है, डेली विंड है, दैनिक हवा है, 1 नंबर इसका ऑप्शन 1 है। तो आइए कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न है कि जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है, इसी के उद्देश्य से जीविका योजना चलाया गया है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा किया जाता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 106वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण का
व्यवस्था करता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन 1968 में किया गया है। 110 का एक नंबर सही है, 1968। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ों पर खाना पकाने में समय अधिक लगता है, इसका वजह यह है कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वहां पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिस वजह से पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो 119 का एक सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ बहुलक दिया गया, उसका उपयोग दिया गया है। पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है एथीन के रूप में। टेफ्लॉन का उपयोग टेट्राफ्लोरो एथीन के रूप में किया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का उपयोग आइसोप्रीन के रूप में किया जाता है और बेकेलाइट का उपयोग फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के रूप में किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 121 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि ऑक्सीजन, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी अवयवी स्वरूपों के लिए आवश्यक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी ओजोन विषहीन है, यह सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिया गया, उसको हमको चुनाव करना कि कौन सत्य है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानिकारक को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है और दिन के दौरान जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है। तो 122 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 123 में कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सही है? तो केवल एक और दो दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुछ प्रश्न आपको बहुत सी टेढ़े लगेंगे, मुश्किल जो कथन निष्कर्ष है, तो एक आध दो प्रश्न है उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसा आपको प्रश्न हर सेट में देखने को मिल जाएगा कथन निष्कर्ष से संबंधित, ठीक है। कुछ प्रश्न को रट जाना ही बेहतर है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, चलिए इसे स्किप करते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 135 से देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बिजली कंपनी एनटीपीसी किस वर्ष तक 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना बना रही है? तो यह 2047 तक के लिए यह योजना बना रहा है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ टेन प्रिंसेस की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो यह डांडी के द्वारा किया गया है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष किया गया था? तो 1820 में किया गया था। 1820 में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती संचालन किया गया था। शोधकर्ताओं ने फरवरी 2026 में लियोगैथलिया समुद्रगिरी नामक एक नई प्रजाति का खोज किया था। तो यह लक्षद्वीप मिनिकॉय में किया गया। 138 का 2 हो जाएगा। बोधन एआई और भारत एडू एआई स्टैक का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? तो इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत का कौन सा नया बहुभाषी एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा परम 2 लॉन्च किया गया है। 40 का 2 हो जाएगा, परम 2। घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है क्या? घाटे की वित्तीय व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक साधन है। राजकोषीय नीति का एक साधन है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रित की नीति का अनुसरण करना, यही उदारीकरण का अर्थ है। अगला प्रश्न है, चलिए अब यहाँ से हमारा जीके जीएस करंट अफेयर का प्रश्न समाप्त होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और आप सभी का इस सेट में कितना प्रश्न सही हुआ यह भी कमेंट करें। तो मिलता है फिर एक नए सेट के साथ। जय हिंद।